वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे उस सूबे की कि जिसके साथ बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पसमानदगी, लापता अफ़राद और फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, दहशतगर्दी, ये सारे नाम जो हैं जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान की जहाँ हम बात करते हैं तो अभी हमने गुज़िश्ता दिनों देखा, ख़ास तौर पे रमज़ान में और उससे पहले, कि ये सूबा बुरी तरीके से जो था वो दहशतगर्दी की लपेट में था। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, क्वेटा में वाक़या हुआ, उससे पहले कई वाक़यात ऐसे हुए। और फिर उसके बाद एक जमात ने जो है वहाँ पर क्वेटा में धरना दिया हुआ था और इंतज़ामिया की जानिब से झड़पें हुई आपस में, और जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई। बात होती है इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे कि बलूचिस्तान में जो नौजवान हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों हैं? हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट में मौजूद जो लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो अक्सर ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान का जो नौजवान है, उसके हाथ में बंदूक की जगह कलम देने का वक़्त आ गया है। क्योंकि हम अब उस मकाम पर आ गए हैं कि जहाँ पर बलूचिस्तान में हमेशा जो है वो हुकूमतें बदल जाती हैं मगर हालात बदल नहीं पाते। नौजवानों की हम बात कर रहे हैं तो एक नौजवान पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आज हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दी है, नवाबज़ादा मीर जमाल खान रईसानी। मीर जमाल, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और गालिबन आपकी एज जो है वो तकरीबन 26-27 साल है। आप एक कम तरीन कम उम्र जिनकी उम्र कम है उन पार्लियामेंटेरियन में आपका शुमार होता है। वालेकुम अस्सलाम जी। बीबी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ की। और बिल्कुल जी, मेरा जो उम्र था वो इलेक्शन के दौरान और हल्फ लेने के बाद तक 25 साल का था, और इस साल जो है 26 साल है जी। तो यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ पाकिस्तान का खिताब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है मेरे हिसाब से जी। हुँ, हुँ। अच्छा, चैलेंज है। अब आपके हलके की ज़रा हम बात कर लेते हैं। और आपके हलके में आपका हलका है एनए 264, राइट? और जी, जी। आपने जो इलेक्शन लड़ा वो आपने लड़ा अख्तर मैंगल आपके जो मद्दे मुकाबिल थे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बिल्कुल, के। तो बिल्कुल जी। वहाँ पे जो टर्न आउट था, लोग जो थे वो वोट देने के लिए कम निकले। मतलब 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे वोटर्स हैं। तकरीबन 15,000 वोट आपको पड़े, 10,000 उनको पड़े, तो टर्न आउट था ही नहीं। लोग वोट देने के लिए निकले ही नहीं। तो क्या लोगों का इलेक्शन पर यकीन नहीं था? जो 2024 के इलेक्शन हुए, कितना कम टर्न आउट हुआ और फिर लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर यकीन नहीं है? देखिए जी, ये एक बहुत संगीन मामला है, मैं समझता हूँ। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हुँ। पीपल्स वोट जो है वो सबसे बाला तर होता है और अहमियत रखता है। 2024 के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो थे इन्वॉल्व थे। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। आपको शायद नहीं पता हो या पूरे पाकिस्तान में हुए या नहीं हुए, लेकिन क्वेटा या खास तौर पर बलूचिस्तान में जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 दिन उस टाइम नेटवर्क नहीं था। दूसरी बात ये था कि जब हम कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे, मेरे खुद वर्कर्स को शहीद किया गया, ग्रेनेड्स फेंके गए थे, धमाके किए गए थे, और हमारे जो पोलिंग स्टेशंस 2 पोलिंग स्टेशंस पे खुदकुश धमाके हुए, जिसमें हमारे कारकुन भी शहीद हुए और ज़ख्मी भी हुए। तो कहने का मकसद ये है कि वो चाहते थे जो अनासिर जो कि जमहूरियत को या बलूचिस्तान की जो आवाज़ है पार्लियामेंट में आने तक, या जो हमारा जो प्रोसेस है, जो हम एक फेडरेशन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको सबताज करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि लोग अपने घरों से ना निकले, लोग वोट ना दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना दुरुस्त होगा कि बलूचिस्तान के नौजवानों का, और एक तरफ ये था कि अगर मैं रियासत के खिलाफ बंदूक उठाता, शायद मेरे कबीले के लोग भी मेरे पीछे खड़े होते। लेकिन हमने ये फैसला किया कि तालीम मुकम्मल कर हम सियासी अमल का मुजाहरा करेंगे। पार्लियामान में पहुंच कर अगर जद्दोजहद करना भी है
پہاڑوں کی طرف نہیں بلکہ ہم پارلیمان میں پہنچ کر تعلیم کے لیے جدوجہد کریں گے، صحت کے لیے جدوجہد کریں گے، نوجوانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اور خاص طور پر جو فیڈریشن میں آ کر بلوچستان کی ایمبیسڈر، بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہم توجہ دیں گے۔ تو یہ ہمارا ایک رائے طے عمل تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم ہاں، نوجوان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہاں۔ پارلیمنٹ کی طرف جائیں، نہ کہ ہم پہاڑوں کی طرف بڑھیں۔ جی دیکھیے آپ کا تو ایک اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ آ سکتے ہیں اور آپ کا ایک ظاہر ہے آپ کا ایک آپ کی ایک ہسٹری ہے آپ کے پیچھے، لیکن وہ لوگ جو پسماندہ ہیں، آپ کو جیسے میں نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ بڑی بدقسمتی سے میں کوئی عرصہ دراز سے یہ بات جب بھی کسی بلوچستان رہنما کا میں انٹرویو کرتی ہوں جو سی ایم تھے جو ان کا میں نے انٹرویو کیا جب نون لیگ کی حکومت تھی عبد المالک ڈاکٹر عبد المالک کا، تو تب بھی میرا جی جی یہی تھا کہ پسماندہ صوبہ، اور اب بھی ہمارا یہی ہے کہ پسماندہ صوبہ۔ تو یہ آپ دیکھیں، آپ نوجوان ہیں، آپ اس طرف آ سکتے ہیں، آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن وہ لوگ جن کے گھر سے لاپتہ افراد ہیں، جو بغاوت پہ اترتے ہیں، جو فرسٹریشن کا شکار ہیں، جنہیں آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ بلوچستان کا کتنا کم ہے، بلکہ بالکل زیرو کے برابر ہی ہے، تو وہ جو مایوسی ہے تو پھر وہ بغاوت کی طرف لے کے جاتی ہے نا، جڑ تو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بارہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو ناراض نوجوان ہیں ہمارے، اور خاص طور پر ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جو کہ خاص طور پر میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں دی ہے، اور پنجاب کی طرف سے جو لوگ سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ ناراض بلوچ، تو ناراض بلوچ وہ ان پنجاب کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے ان کو ریفر کیا جاتا ہے جو کہ تنظیموں میں ہیں، جو کہ نہ ہی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ لوگ آئیں، نہ ہی وہ ایجوکیشن چاہتے ہیں، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ بہتر ہو، وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو خدا نہ خواستہ جو ہے پاکستان سے الگ کیا جائے۔ لیکن ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آن گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم ناراض بلوچ ان لوگوں کو مانتے ہیں جو کہ اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک نوجوان کو ایجوکیشن کا حق بالکل ہے لیکن اس کو نہیں ملتا، اگر اسٹرگل کر کے وہ ایجوکیشن کا حق لیتا بھی ہے، پھر اگر نوکری کی طرف بڑھتا ہے تو نوکریاں بیچی جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ناراض بلوچ۔ اور جہاں تک بات ہے کہ جو لاپتہ افراد ہے، بالکل ایک سینسیٹیو ایشو بالکل ہے مسنگ پرسنز کا، لیکن جمال، اس میں لاپتہ افراد جو ہے وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، مگر یہاں پر ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم جب بریک پہ سے واپس آئیں گے تو ہم لاپتہ افراد پہ بات کریں گے، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔